नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बीजेपी की चुनावी रणनीति की बात सबसे पहले करेंगे। दिल्ली में बिहार बीजेपी के सांसदों की बैठक चल रही है। खबर यह है कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक में बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव भी मौजूद हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल भी इस बैठक में शामिल हैं। बिहार में चुनावी जीत की रणनीति बनाई गई है, तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक हुई है और इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं कि भावी चुनाव को लेकर किस तरीके से अब एक योजना, एक रणनीति बननी शुरू हो गई है। बैठक खत्म हो चुकी है और इसके बाद की बात छनकर अब सामने आ चुकी है। सभी बिहार के सांसदों की बैठक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के साथ थी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सभी सांसदों को 8 करणीय कार्य दिए हैं, जिसमें प्रत्येक सांसद 60 पंचायतों में किसी एक स्थान पर जाकर के वहाँ पे सभी से मिलेंगे। जितने भी उनके मंडल में जितने मंडल हैं उस लोकसभा के सभी मंडलों में वर्चुअल बैठकें करेंगे। सभी जिले के पदाधिकारियों से मिलेंगे जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, और केवल भाजपा ही नहीं बल्कि एनडीए के सभी सीट जिताने की जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की है। और वह सभी सांसद अपने अपने लोकसभा क्षेत्र की रणनीति बनाएंगे कि एनडीए के कोई भी उम्मीदवार हो वह विजयी हो और सभी सीटों पर विजयी हो। इसी का निर्देश माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सभी सांसदों को दिया। चलिए, सभी सांसदों को जो बिहार से जुड़े हुए हैं उन्हें एक निर्देश दिया गया है, लेकिन अमितेश इसके अलावा आपको एक बड़ी खबर बताने वाले हैं। अमितेश, देखिए, जो आज की बैठक हुई है उसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सभी सांसदों को बुलाया था। बीजेपी के सभी सांसद जो लोकसभा राज्यसभा के थे उनकी मीटिंग हुई। उसमें साफ तौर पर निर्देश दिया गया है कि एनडीए के सभी घटक दलों को उनके लिए कैसे काम करना होगा। यानी आप बीजेपी के सांसद तो हैं ही, लेकिन केवल बीजेपी के सांसदों के लिए सांसद होते हुए आपको बीजेपी के उम्मीदवारों के अलावा जो सहयोगी दल हैं, चाहे जेडीयू है, एलजेपी है, या फिर संभावित एंट्री जो है, कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी की पार्टी की भी एंट्री होगी एनडीए में, तो उनके लिए भी, सभी सहयोगी दलों के लिए भी आपको काम करना होगा, उन्हें जिताना होगा, उनके लिए लगातार मेहनत करनी होगी। दूसरी बात, पूरे सितंबर महीने में 1 महीने तक सभी सांसदों को यह निर्देश दिया गया है कि प्रतिदिन 2 पंचायतों में जाएं, वहां पर लोगों से सीधे मुलाकात करें, उनसे मिलें। यानी पूरे सितंबर में 30 दिन में 60 जगहों पर 60 पंचायतों में सभी सांसदों को जाने का निर्देश दिया गया है और पूरे सितंबर महीने ये कैंपेन चलेगा। और इस दौरान मंडल स्तर पर वर्चुअल मीटिंग करने का निर्देश दिया गया है। सभी जिला जितने भी इनके जो जिले के पदाधिकारी हैं उनके साथ मीटिंग करने का निर्देश दिया गया है। यानी बीजेपी पूरी तरह से, एक तरह कहें तो अब चुनावी मोड में आ चुकी है और सितंबर महीने में माना जा रहा है कि सितंबर के तीसरे हफ्ते में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। तो उसके पहले पार्टी की तरफ से पूरी रणनीति की जो है उसकी चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है। और एक बात बिल्कुल साफ है, मांझी को लेकर जब सवाल किया गया तो बीजेपी पहले से भी ये मानती रही है, और जो सूत्र बता रहे थे हमारे कि बीजेपी को कोई ऐतराज नहीं है जीतन राम मांझी की एनडीए में एंट्री से। आज संजय जायसवाल से जब मैंने सवाल किया तो उनकी तरफ से भी यही बात कही गई। संजय जायसवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को स्वीकार करते हुए कोई भी दल अगर आता है एनडीए में तो हमें उसमें कोई परेशानी नहीं है। यानी बीजेपी की तरफ से जीतन राम मांझी को एक तरह से ग्रीन सिग्नल दिया जा चुका है, आज जो संजय जायसवाल की बातों से स्पष्ट तौर पर दिख रहा है। चलिए अमितेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। चलिए, इधर आरजेडी और वामदल के साथ समझौता के बाद तेजस्वी और कन्हैया के साथ प्रचार करने की बात पर बिहार की सियासत गर्म है। सीपीआई ने तेजस्वी और कन्हैया के साथ प्रचार की बात कही। आरजेडी के नेता कुछ भी खुलकर नहीं बोल रहे, जबकि बीजेपी और जेडीयू उस पर हमलावर है। दोनों युवा बिहार के भविष्य हैं, बिहार ही नहीं बल्कि देश के भी भविष्य हैं। और ये दोनों युवा अगर एक साथ आकर के पूरे बिहार में घूमेंगे तो परिस्थिति बदल जाएगी, एक नया परिदृश्य पैदा होगा। कम्युनिस्ट पार्टी से गठबंधन होगा तो स्वाभाविक रूप से साथ में है भाई, वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं कन्हैया कुमार जी। अब उनके कौन नेता आते हैं नहीं आते हैं, हमारा दोनों साथ होंगे, दोनों युवा हैं। बिहार को, लोकतंत्र को बचाना है, सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्ष शक्तियां एकजुट होकर के और ताकतवर होंगी। एजेंडा है वामपंथी दलों का तेजस्वी को खत्म करने का। अब ये दोनों आएंगे तो या तो कन्हैया निपटेगा
या फिर तेजस्वी निपटेगा, ये तय है। बिहार की जनता, जो 12 करोड़ जनता, वो तय कर चुका है। पिछले लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव जी कन्हैया मन साझा किए थे क्या? ये कभी साझा नहीं करेगा, कोई आ जाए। बिहार की जनता ने, 12 करोड़ जनता ने तय कर चुका है कि हम अपना मत नीतीश कुमार जी को देंगे। तो विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सियासी दल भी गुणागणित में जुट गए हैं। अगर बात पूर्णिया सीट की करें तो इस सीट पर लंबे वक्त तक वाम दलों का कब्जा रहा, लेकिन बाद के दिनों में इस सीट पर बीजेपी का कब्जा बना रहा। बावजूद इसके वाम दल यहां अपने कैडर वोट के साथ हर बार चुनाव में जोर आजमाइश करते हैं और इस बार भी वामपंथी अपनी सत्ता विरोधी सोच के साथ चुनावी मैदान में जाने की सोच रहे हैं, जबकि कांग्रेस एनडीए के खिलाफ अब भी ताल ठोकने की बात कर रही है। सरकार को जो वर्चुअल और पूरा जो मजदूरों को ठगा है, और यहाँ जितना भी बात हमारे नीतीश कुमार जी ने किए बिहार में, वो कोई काम जमीन पर नहीं हुआ, न यहाँ पर कोई फैक्ट्री खुला, न आपको पलायन जो मजदूरों का था वो रुका। भाजपा के खिलाफ और एनडीए के खिलाफ महागठबंधन की एकजुटता, जो अन्य पार्टियां हैं, कम्युनिस्ट है, माले है, सीपीएम है, सीपीआई है, सब मिल करके अगर चुनाव लड़े तो यह मजबूत है। बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाना चुनाव आयोग की सबसे बड़ी चुनौती है। आयोग का कहना है कि कोरोना के बावजूद बिहार में इस बार मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा। विधानसभा से पहले अभी केएपी सर्वे बेसलाइन भी कराया है, जिससे यह पता चला है कि हमारी कहां-कहां किन-किन बिंदुओं को मजबूत करना है ताकि मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंच सके। इन दोनों सर्वे के आधार पर जो पॉइंट्स इंगित किए गए हैं, उन पॉइंटों पर जिला को कोरोना के संदर्भ में जो कमीशन का गाइडलाइन है, एसओपी है, उसको ध्यान में रखते हुए स्वीप प्लान तैयार करने का और उस पर कार्य करने का निर्देश मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा दिया गया है। अधिक से अधिक लोगों को जागरूक किया जाए। इधर बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष में बड़ा सियासी उलटफेर होने वाला, यह दावा है जेडीयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह का। न्यूज 18 से खास बातचीत में ललन सिंह ने कहा कि आरजेडी में भगदड़ जैसे हालात हैं और बहुत जल्द ही इसकी तस्वीर भी दिखेगी। साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि महागठबंधन के कई बड़े नेता जेडीयू के संपर्क में हैं। देखिए, आरजेडी में अगर आप सच पूछिएगा तो आरजेडी पार्टी में भगदड़ है, और जिस दिन ये फ्लड गेट हम लोग खोल दें उस दिन उनका पटिया समाप्त हो जाएगा। लेकिन हमारी भी पार्टी है, हम लोग को भी उसमें देखना पड़ता है, तो इसलिए ये सही बात है कि उनके कई लोग आना चाहते हैं। और बात करेंगे बिहार में बढ़ते अपराध की। कत्ल की गिनती है जारी। बीच बाजार हो रही गोलीबारी। दिन दहाड़े होती लूट। अपराधियों को कितनी छूट। आसमान पर है आक्रोश। गांव शहर हर तरफ रोष। पुलिस प्रशासन रात भर चैन से सोए हुए हैं। दहशत दिन रात। गोपालगंज में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। युवक की बेरहमी से पिटाई से जुड़ा हुआ यह मामला जो हमने आपको दिखाया था, कुचायकोट पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पीड़ित युवक के बयान पर अब कार्रवाई होने वाली है। मुर्गिया में युवक को निर्वस्त्र कर पिटाई की गई थी। इस मामले को हमने दिखाया। प्रेमिका से मिलने गए युवक की निर्मम तरीके से पिटाई से जुड़ा हुआ यह मामला है और न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है कि अब इस पर कार्रवाई शुरू होगी। मुकेश है हमारे साथ, हमारे सहयोगी। मुकेश, क्या खबर है, अपडेट क्या है? मैं बता दूं, पूरा मामला कुचायकोट के मुर्गिया का है और यहाँ पर एक युवक की देर रात भर उसकी बेरहमी से पिटाई की गई, नंगा करके खसीटा गया। और इस मामले में जब न्यूज 18 ने मामले को गंभीरता से उठाया है, तब गोपालगंज के एसपी ने संज्ञान लिया है। एसपी खुद मुर्गिया गांव पहुंचे और वहां पर युवक को फिर थाने लाया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। और जो लोग भी आरोपी हैं, जिन लोगों ने उसकी बेरहमी से पिटाई की है,
मामले में जो है कई लोगों को आरोपित किया गया है। और मैं बताऊं कि ताजा अपडेट यह है कि 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया इस पूरे मामले में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो न्यूज 18 की खबर का असर, पुलिस ने कार्रवाई की, 2 लोगों की गिरफ्तारी हो पाई है। बिहार का गांव हो या शहर, अपराधियों का कहर बरपा है, लोग क्राइम से करा रहे हैं। हम बिहार में क्राइम की 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गया में बेखौफ अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग की, 2 लोगों की हत्या कर दी। गया के टिकारी में अपराधियों ने सो रहे दंपति को गोली मारी, गोलीबारी में पति की मौके पर मौत हो गई, गंभीर रूप से घायल पत्नी का इलाज चल रहा है। हत्या के बाद लोगों ने सड़क जाम कर दिया, हंगामा किया। समस्तीपुर से खबर है कि बाइक सवार अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। वैशाली से खबर है कि महुआ में पुरानी रंजिश में बुजुर्ग को गोली मारी गई है। बिहार में लगातार आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है। सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। आए दिन लूट, हत्या, घुस करके दिन दहाड़े गोली मार रहा है। अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। पुलिस प्रशासन का इकबाल खत्म हो गया है। नीतीश कुमार का राज है, सुशासन का राज है कि दुशासन का राज है, तो बिहार के लोगों को समझ में नहीं आया। बार बार सुशासन बाबू कहते थे अपने आप को। नीतीश कुमार जी, पहले की सरकार और अपनी 15 साल की सरकार की तुलना कीजिएगा तो आपको लगेगा कि आपके राज में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। वो व्यक्ति अपराध पे बात कर रहा है जिसके राज्य को अपराध के लिए ही जाना जाता है, जंगल राज, और जिसके राज्य में एफआईआर नहीं होता था, वो आज बड़ी बड़ी बात कर रहा है, वो भी किस प्रकार एनसीआरबी के आंकड़े को तोड़ मरोड़ के। मिडिल क्लास और मिडिल क्लास में जो लोग हैं उनमें अभाव, स्वभाव और प्रभाव का पूरा असर पड़ता है। और देखिए, इतने महंगे महंगे शौक पाल रखे हैं, होटल महंगा, मोबाइल महंगा, गाड़ी महंगी, ये महंगा, चश्मा महंगा, कपड़ा महंगा, तो महंगे महंगे चीज़ों का शौक, जो ब्रांड आया है, उस ब्रांडिंग ने आज के नौजवानों को, पढ़े लिखे नौजवानों को, अच्छे घर के लोगों को अपराध के प्रवृत्त किया है। ये चिंता की बात है। बिहार में शराबबंदी कानून के बावजूद शराब की तस्करी थमने का नाम नहीं ले रही। पूर्णिया के उत्पाद विभाग की टीम ने पिकअप वैन पर प्याज के बोरे से ढके 102 कार्टन शराब जब्त की है। शराब की कीमत 10 लाख रुपए आंकी जा रही है। साथ ही मौके से 2 शराब तस्करों को पकड़ा गया है। उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि बंगाल से पिकअप वैन में भरकर शराब की खेप लाई जा रही थी। बंगाल से आने वाली गाड़ी को डालकोला चेक पोस्ट पर जांच की जा रही। जांच में उसमें 102 कार्टन शराब और 2 लोग गिरफ्तार किए गए और इसकी अंतर कार्रवाई गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। इधर मुंगेर पुलिस ने लॉटरी के अवैध धंधे का बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने मौके से करीब 18 लाख रुपए की लॉटरी के साथ 10 लोगों को हिरासत में लिया। साथ ही 4 लाख से ज्यादा कैश, कई पासबुक और चेकबुक बरामद किए हैं। एसपी लिपि सिंह के निर्देश पर चलाए गए अभियान में जो लोग हिरासत में लिए गए हैं उसमें कई बड़े चेहरे भी शामिल हैं। साथ ही छापेमारी में 10 गोलियां बरामद की गई हैं। मुजफ्फरपुर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना में फर्जीवाड़े की जांच के लिए दूसरी टीम बनाई गई है। 5 सदस्यीय टीम शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में फर्जीवाड़े की विस्तृत जांच करेगी। डीएम चंद्रशेखर सिंह ने बताया है कि शुरुआती जांच रिपोर्ट में मामला सही पाए जाने के बाद लेखापाल अवधेश कुमार को बर्खास्त कर दिया गया है। कार्यालय संबंधित जो जांच थी उसको हम लोगों ने किया है और उसमें पाया है कि ये जो भुगतान हुए हैं ये हमारे सीएससी में महिलाएं आई नहीं, भर्ती नहीं हुई और उसके बाद भी ये भुगतान हो गया है। तो इसमें हम लोगों ने बहुत कड़ी कार्रवाई किया है। लेखापाल को बर्खास्त किया है हम लोगों ने सेवा से और प्राथमिकी दर्ज हो ही चुकी है। इधर सोनपुर में आई बाढ़ के कारण कई दुकानों और शोरूम में पानी घुस गया है। शोरूम में पानी घुसने से 2 दर्जन से ज्यादा बाइक पानी में डूब गए हैं। ऑफिस के अलावा कल पुर्जे भी पानी में समा गए हैं। दुकानदारों को लाखों का नुकसान हुआ है। मौके का जायजा लिया हमारे सहयोगी रवि एस नारायण ने। और ये ज़रा देखिए कि यहाँ पे महिंद्रा का ये शोरूम है और शोरूम में किस ढंग से पानी जो है लगा हुआ है। शोरूम में के जो बाइक्स हैं वो सारी डूबी हुई हैं। यहाँ पे जो ट्रैक्टर है उसमें पानी जो है वो कमर भर यहाँ पे लगा हुआ है। ये ज़रा देखिए कि ये स्थिति ये कोई जलजमाव नहीं है बल्कि ये बाढ़ का पानी है। और गंडक में जो सोनपुर में जो बाढ़ का पानी जो समाया है वो एनएच के ठीक नीचे तक आया हुआ है। और ये ज़रा देखिए कि ये शोरूम में जो एसेसरीज हैं वो सारे के सारे जो हैं वो पानी में तैर रहे हैं। और ये हालात है कि ये शोरूम जो है वो पूरी तरह से डूब चुका है। अंदर ये इनका कार्यालय है शोरूम का और इस कार्यालय में
आप ज़रा देखिए कि शोरूम की जो गाड़ियाँ हैं वो कैसे तैर रही है। यहाँ पे जो ऑफिस है टेबल्स पूरी की पूरी जो है वो पानी में डूब चुकी है। ये शोरूम आपका है? जी जी। ये जिस ढंग से यहाँ पे एनएच के ठीक बगल में ये शोरूम है, इतना पानी है। इससे पहले यहाँ पे पानी आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है, फर्स्ट टाइम हुआ है ये। इससे पहले भी 2 साल पहले बाढ़ आई थी लेकिन अंदर पानी नहीं आया था, ये फर्स्ट टाइम है। कितना का यहाँ पे आपको नुकसान लग रहा है कि हुआ है? नुकसान लगभग 30 से 35 लाख का हुआ है और 12-13 दिन से शोरूम बंद है। कस्टमर आ रहे हैं, वापस जा रहे हैं, कस्टमर को भी दिक्कत हो रही है, हम लोग को तो लॉस हो ही रहा है। यहाँ पे लाखों का नुकसान है। अभी तक यहाँ पे पानी निकलने का कोई तरीका नहीं है। स्थितियाँ दिन ब दिन जो है वो बदतर होती जा रही है। तो जो सोनपुर में गंडक के जो पानी है वो जिस ढंग से पहुँचा है उसने काफ़ी तबाही मचाई है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो सरकार दावा करती है कि हर गांव तक पहुंचने के लिए सड़कों का जाल बिछा दिया गया, लेकिन बांका में कटोरिया का बेना मोहनपुर गांव टापू में तब्दील हो गया। नदी पर पुल और गांव में जाने के लिए सड़क नहीं होने के कारण ग्रामीणों का काफी परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ता है। हालात ये हैं कि अगर गांव में किसी की तबीयत खराब हो जाए तो एम्बुलेंस जाने का भी कोई रास्ता नहीं, और इसे लेकर लोगों ने कई बार प्रशासन से गुहार लगाई है, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। 300 घर की आबादी है और कम से कम 3500 यहाँ पॉपुलेशन है यहाँ का। तो सबसे बड़ी समस्या है कि जब गर्भवती महिला या कोई बीमार हो जाए और बरसात का समय रहे तो हम लोगों को परेशानी होती है। काम हो गया है, लेकिन बाढ़ पीड़ितों की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। बाढ़ का पानी साफ तौर पर दिखता है कि घुटने से नीचे उतर गया है, लेकिन बैकुंठपुर और सिधवलिया के लोग टूटी सड़क से परेशान हैं। सिधवलिया के मोहम्मदपुर से छपरा जाने वाली सड़क पर अभी भी पानी बह रहा है। कई जगहों पर सड़कें टूटी हैं, इसलिए इस इलाके के लोग अभी भी नाव से ही आ जा रहे हैं। लंबी दूरी जाने के लिए लोगों को अभी अपनी बाइक को नाव पर ढोना पड़ता है। लोगों का कहना है कि बीते 1 महीने से सड़क टूटी हुई है, लेकिन सरकार की ओर से कोई इंतजाम नहीं किया गया है। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। बाढ़ में टूटी सड़क, नाव ही सहारा है। नाव पर आदमी भी हैं जिन्हें यात्रा करनी है, और उसके ऊपर अगर लंबी यात्रा करनी है तो अपनी बाइक को भी सवार उन्होंने कर रखा है। ये रोड 1 महीना से टूटा हुआ है। जो रोड मोहम्मदपुर से छपरा जाने वाला है, बाला पुल के समीप में है। हम लोग को नाव से आने जाने का रास्ता है, सुविधा है, और रोड 1 महीने से टूटा है। ना कोई यहाँ विधायक है, ना मुखिया, कोई भी आ रहा है तो यहाँ से चला जा रहा है, कुछ भी मदद नहीं कर रहा है। जो मोहम्मदपुर से छपरा का रूट जो है ये बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। यहाँ पे नाव से जाने आने का सुविधा बचा है, जो कि प्राइवेट नाव से बाइक लाद करके हम लोग यहाँ से उस पार जाते हैं और फिर वहाँ से जाते हैं, और सारा घर डूबा। बेगूसराय सांसद गिरिराज सिंह ने अपने क्षेत्र के दौरे पर हैं और भगवानपुर प्रखंड के जोकिया पंचायत में बाढ़ राहत कार्य का गिरिराज सिंह ने जायजा लिया है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने लोगों से बातचीत की, उनकी समस्याओं को जाना। गिरिराज सिंह ने बाइक पर सवार होकर क्षेत्र का भ्रमण किया। तस्वीरों को आप देख सकते हैं, गिरिराज सिंह कैसे बाइक पर सवार होकर बाढ़ राहत कार्यों का जायजा ले रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। गिरिराज सिंह ने जिला प्रशासन और सरकार की तरफ से किए जा रहे कार्यों की तारीफ की है। अमरिंदर जी ने बात कराया, हम कहे मुखिया जी आपके यहाँ आधा एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई 4 लेकर के। तो ये सरकार की व्यवस्था और डीएम के काम करने के तौर तरीके सब लोग तारीफ कर रहे हैं। मैं केवल नहीं तारीफ कर रहा हूं, यहाँ के पीड़ित तारीफ कर रहे हैं, अगल बगल के लोग तारीफ कर रहे हैं। बछवाड़ा से कांग्रेस विधायक रामदेव राय का आज पटना में निधन हो गया। रामदेव राय लंबे समय से बीमार चल रहे थे। आज उनका पार्थिव शरीर कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय सदाकत आश्रम लाया गया, जहां पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा समेत कई बड़े नेता शामिल थे। मदन मोहन झा ने कहा कि उनके निधन से पार्टी को, राज्य को एक बड़ी क्षति हुई है। रामदेव बाबू के मृत्यु से पार्टी को तो ऐसा क्षति हुआ जो इसकी पूर्ति ही नहीं हो सकती है। हम समझते हैं हमारे राज्य को भी काफ़ी नुकसान हुआ, और मेरे तो अभिभावक थे, मेरे पिताजी के मित्र थे, उनके मृत्यु से मैं मर्माहत भी हूँ, और आशा करता हूँ जो उनके जो शोक संतप्त परिवार हैं उनको इस दुख के घड़ी को सहने की शक्ति दें।
और जमुई के ईटा सागर में स्थित देवदोह जलप्रपात पर्यटन के पटल पर उपेक्षित है। प्रकृति की सुंदरता के बीच देवदोह झरने से सालों भर पानी गिरता है। यहां हर साल सैकड़ों लोग पहुंचते हैं। अब इस जलप्रपात को विकसित करने की स्थानीय स्तर पर मांग हो रही है। लोगों का कहना है कि सरकार और प्रशासन अगर इस पर ध्यान दे तो उसे विकसित किया जा सकता है। देखते हैं सहयोगी केसी कुंदन की ये रिपोर्ट। जमुई जिले के सिकंदरा प्रखंड के जो ईटा सागर पंचायत है, वहाँ पर जो पहाड़ है और वहाँ से एक झरना गिरता है और ये बताया जा रहा है कि सदियों से गिरते आ रहा है कि प्राकृतिक सुंदरता और मनोरम दृश्य के साथ इस बहते जलप्रपात पर सरकार और जिला प्रशासन का अभी तक कोई नज़र नहीं पड़ पाया है। हालांकि जमुई जिले से कई लोग यहाँ पर आते हैं, स्नान करते हैं। ये यहाँ पे कई वर्षों से है, लेकिन जिस प्रकार से यह पर्यटक के रूप में विकसित करना चाहिए था नहीं हो पाया। उसको हम लोग देवदास झरना कहते हैं। और यहाँ का थोड़ा सा आसपास के लोगों का भी कहना है कि यहाँ पे सुरक्षा की थोड़ा सरकार व्यवस्था कर दे, तो जिस प्रकार से नवादा में स्थित कोकोलत की जो झरना है उसके मद्देनज़र में भी ये झरना विख्यात हो सकता है पर्यटक के केंद्र में। सुरक्षा का भी थोड़ा सा परेशानी है। हम तो सरकार से मांग करेंगे कि इसको डेवलप करे ताकि आने वाले जो भी पर्यटक है वो इसका आनंद उठा सके। यहाँ पर चाहिए था कि जहाँ पर पानी गिर रहा है वहाँ नीचे एक कुंड बना दिया जाता है, सुरक्षा के इंतजाम हो जाते, आने का रास्ता अगर सुगम हो जाता है तो यह पर्यटन के रूप में विकसित होता। साथ ही जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, ये इलाका है, वहाँ पर विकास की धारा बहती। केसी कुंदन, न्यूज़ 18, जमुई। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।